स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कई जिलों में पारा 48 डिग्री के भी पार जा चुका है। लेकिन अभी ये तो ट्रेलर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से नौतपा लग चुका है और अगले 9 दिन गर्मी प्रचंड रहेगी। हीट वेव का वार, पारा 48 के पार। भीषण गर्मी और लू का कहर। नौ दिन सूर्यदेव दिखाएंगे तेवर। नौतपा का आगाज, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। मई का महीना है और पारा 48 के पार। राजस्थान में गर्मी का हाल ऐसा है कि रेत में पापड़ से लेकर अंडे तक उबल जा रहे हैं। लेकिन यह तो महज ट्रेलर ही है। असली पिक्चर तो नौतपा के साथ शुरू होगी। 25 मई से नौतपा लगने जा रहा है और अगले 9 दिन यानी 2 जून तक राजस्थान जमकर तपेगा। बता दें कि जब जब ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो गर्मी बढ़ती है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है, जिसकी वजह से 9 दिनों तक भीषण गर्मी होती है। साथ ही इस दौरान सूरज धरती के और भी करीब आ जाता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है और ज्येष्ठ के खत्म होने के बाद ही गर्मी से राहत मिलेगी। 24 और 25 मई के मध्य रात्रि को 3:27 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है उससे 9 दिन तक नवतपा कहलाता है। ये 9 दिन अगर तपते हैं अर्थात भीषण गर्मी पड़ती है तो पूरा संवत बहुत अच्छा होता है। और किसी दिन वर्षा हो जाए, अंधड़ आ जाए, वापस ठंड हो जाए तो ऐसे उस दिन फिर उस दिन के हिसाब से संवत में व्यवधान होता है। अकाल पड़ सकता है या किसी तरह की अनावृष्टि, अतिवृष्टि की संभावनाएं रहती हैं। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से अगर नौतपा के सभी 9 दिन पूरी तरह से तपे तो यह अच्छी बारिश का संकेत होता है। वहीं नौतपा के दौरान सूर्य की पूजा से जुड़े उपाय करने से लाभ होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में रोजाना सुबह सूर्य देव की आराधना करें और अर्घ्य दें। सूर्य का तपना बहुत अच्छा माना जाता है और इन 9 तपों के आधार पर ही यदि 9 दिन तक सूर्य तपता है तो वर्षा अधिक होती है, बहुत ज्यादा तपता है तो अतिवृष्टि की भी संभावनाएं रहती हैं। इस बार वैसे तो 25 मई को प्रातःकाल 3:27 से रोहिणी प्रारंभ होगी। उसके बाद ही 9 दिन से इसका फलादेश दिया जा सकेगा कि कैसा संवत रहेगा। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस भीषण गर्मी में क्या उपाय करने चाहिए। लंबे समय तक बाहर धूप में रहने से बचें। खाने में स्वच्छता का ध्यान रखें। लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करें। एक बार में ज्यादा खाना खाने से परहेज करें। आरामदायक कपड़े पहने और मसालेदार भोजन ना करें। राजस्थान में इस साल गर्मी से 14 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में नौतपा के दौरान सभी को बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि 9 दिनों तक सूर्यदेव धरती पर आग बरसाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए
महिमा जैन की रिपोर्ट। और आइए अब चलिए आपको बताते हैं नौतपा का ज्योतिष कनेक्शन क्या है। पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे हीट वेव बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बहुत ही गर्म ऊर्जा पैदा होती है। और देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य 25 मई से और 2 जून तक रहेगा। तो ये जो 9 दिन का जो समय होता है ये बहुत ही हीट वाला होता है, अत्यधिक गर्मी वाला होता है, क्योंकि जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं। देखा जाए तो इस समय पर रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का आगमन हो जाता है। और अगर पौराणिक शास्त्रोक्त विधियों से अगर हम इसकी विवेचना करें तो रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है तो इस समय पर जो वर्षा है ये वर्षा का गर्भकाल माना जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र में जितना ज्यादा गर्मी होगी उतना ही ज्यादा गर्भ पुष्ट होगा। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में 15 दिन जब सूर्य रहता है तो उस समय वर्षा का लालन पालन होता है। तो ऐसे जो ये नौतपा है ये मूलतः वर्षा का गर्भ धारण का समय है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। इसी बीच एक केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आई। यहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। केदारनाथ धाम जाते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बाल बाल बच गया। सही है, वो पैसेंजर उतारो। सही है। ओफो, हरे राम जी, एकदम दिल घबरा गया। हवा में मंडराता ये हेलीकॉप्टर बहुत बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए इस हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हवाई सफर उनका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर फाटा से केदारनाथ धाम के लिए जा रहा था। सिरसी हेलीपैड से उड़ान भरी थी, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के नजदीक पहुंचा तो उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई। पायलट उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये मुश्किल होता जा रहा था। हेलीकॉप्टर के रोटर में खराबी आई थी। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी 6 यात्रियों की हालत ही खराब हो गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अब कोई चमत्कार ही उनकी जान बचा सकता था। केदार घाटी का हेलीपैड बेहद नजदीक था, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे पहले ही लैंड करने का फैसला लिया, क्योंकि अगर फैसला लेने में देरी होती तो यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकता था। हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था, लेकिन पायलट ने हेलीपैड से 100 मीटर पहले ही उसकी सफल लैंडिंग करवा दी। मिट्टी वाली जगह पर हेलीकॉप्टर को उतार दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली, भगवान भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया। यात्री जब हेलीकॉप्टर से बाहर उतरे तब उनकी जान में जान आई। 10 मई से 4 धाम की यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। रोज 25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां श्रद्धालुओं को धाम तक पहुंचा रही हैं। हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी से यात्री मुसीबत में पड़ गए। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हेली सेवा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करीब 11 दिन पहले 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग के दौरान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो मतदान केंद्र पर बुर्का पहने महिलाओं की पहचान करती दिखाई दी, जिसके बाद जमकर हंगामा और विरोध हुआ और कुछ ही घंटों में माधवी लता के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया था। मैं कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विदाउट द फेस मास्क। ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-15 साल 16-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना। दिल्ली में ऐसे कई बूथ हैं जहाँ एक वर्ग विशेष के आड़ में बोगस वोटिंग डाली जाती है।
हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। पहले चेहरा दिखाओ, फिर बटन दबाओ। दिल्ली में चुनाव से पहले ये मांग बीजेपी कर रही है। बीजेपी को आशंका है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो सकती है, इसलिए बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और ये मांग की कि फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बुर्के में आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए। इसके बाद ही उन्हें वोटिंग की इजाजत दी जाए। लेकिन बीजेपी की इस मांग से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने के लिए बीजेपी ऐसी बेतुकी मांग कर रही है। कल हमने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि जो भी व्यक्ति वोट डालने जाए वो नकाब पहन के जाए या मास्क लगा के जाए या पर्दा नशीन बुर्का पहन कर आए। उनकी फेस की पहचान, चेहरे की पहचान बिल्कुल क्लियर होने के बाद ही वोट कास्ट का अधिकार होना चाहिए। ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-15 साल 16-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुर्का उतार के देखेंगे, चेहरे नकाब निकाल के देखेंगे, क्या है ये सब? पिछले दिनों हमने सबने देखा हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी, वो तो पोलिंग बूथ पर जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं की जांच करती नजर आईं। इसको लेकर हंगामा मच गया और चुनाव आयोग ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि उस दौरान फर्जी वोटिंग के कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन बिहार के दरभंगा में बुर्के में फर्जी वोटिंग के सबूत भी मिले और केस भी दर्ज हुआ। दरभंगा में 5वें चरण की वोटिंग के बाद 100-150 लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोपियों को छुड़ा ली गई। पुलिस ने इस मामले में करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश के लिए SIT का गठन किया गया है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर उठ रहे इन्हीं सवालों के बीच दिल्ली में 25 मई को होने वाले चुनाव में बीजेपी बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की अच्छी तरह से जांच की मांग कर रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। बांग्लादेश के सांसद की हत्या केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की हत्या के बाद उनके शव को एक कसाई ने कई टुकड़े कर दिए ताकि शव की पहचान छिपाई जा सके और फिर शव के टुकड़ों को बैग में भरकर ठिकाने लगाया गया। ढाका से कोलकाता आए बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम के साथ क्या हुआ? वो अचानक कहां गायब हो गए? 11 दिन से इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया है, लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार का दावा है कि कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की सुपारी किलिंग की गई है और इसके लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी टका में डील की गई थी। डेली स्टार का दावा है कि सांसद अनवरुल अजीम का कोलकाता में अवैध सोने का कारोबार था और इसी को लेकर पार्टनर अख्तरुज्मा से उनकी अनबन हो गई थी। सांसद से बदला लेने के लिए अख्तरुज्मा ने बांग्लादेश से 2 लोगों को कोलकाता भेजा था। इन्होंने किराए के फ्लैट में ही सांसद की हत्या की। इसके बाद शव को टुकड़ों में काट दिया गया, 2 सूटकेसों में भरा गया और फिर निपटाने के लिए एक भारतीय व्यक्ति को सौंप दिया गया। मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से क्लू मिला है। कोलकाता पुलिस ने आशंका जताई है कि सांसद की हत्या 13 मई को ही न्यू टाउन के एक फ्लैट में की गई थी।
हत्यारों ने मारने के बाद उनके शव को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में सांसद अनवरुल अजीम के साथ 2 लोग न्यू टाउन की बिल्डिंग में जाते हुए नजर आए, मगर वो लौटे नहीं। उनके साथ गए 2 लोग अलग अलग समय पर बैग के साथ बिल्डिंग से बाहर आते दिखे। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं 2 बैगों में सांसद की लाश थी। 20 तारीख को हम लोग को एमईए से एक लेटर मिला इस मैटर को देखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया जाए। हत्या में शामिल दोनों लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्यारों की मदद के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ा है। बांग्लादेशी सांसद 12 मई को कोलकाता आए थे। 6 दिन बाद 18 मई को अनवरुल अजीम के एक करीबी गोपाल विश्वास ने कोलकाता में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। गोपाल विश्वास ने बताया कि बांग्लादेशी सांसद 13 मई की दोपहर उनके घर से निकले थे। उनका एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। उन्होंने शाम में डिनर के लिए वापस लौटने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद सांसद से कोई कनेक्ट नहीं हुआ। He was very frequent traveler at Kolkata, and you know that he had been elected as a member of the parliament from our border area of Bangladesh. So he had a very good relationship with the Kolkata's people. Especially he has a very close friend named by Gopal Vishwas. So maybe he came here for treatment or business purposes or any other issues. अब सीआईडी सांसद के शव की तलाश कर रही है, लेकिन इस मामले में आरोप साबित करने में मुश्किल यह है कि हत्या की प्लानिंग करने वाला बिजनेस पार्टनर बांग्लादेश पुलिस की गिरफ्त में है और जिन 2 लोगों ने हत्या की वो बिना पासपोर्ट के भारत आए थे और हत्या के बाद वापस चले गए। उन्हें भी बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों को भारत लाए बिना हत्या का आरोप साबित करना आसान नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के बंगाल में मुसलमानों का ओबीसी आरक्षण रद्द करने के बाद राजस्थान में भी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। प्रदेश में 13 मुस्लिम जातियां ओबीसी आरक्षण में शामिल हैं, जिनको लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि 4 जून के बाद सरकार इन जातियों की समीक्षा कराएगी। चुनाव मुस्लिम आरक्षण पर तनाव, आरक्षण की परीक्षा 4 जून के बाद समीक्षा, कोटे पर घमासान, अब ओबीसी मुसलमान, गहलोत का बयान छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर को डाला है। 24 की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। अब आखिरी दौर की लड़ाई बाकी है और ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू कराएगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है। देखिए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि धर्म के आधार पर किसी जाति समाज वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। बता दें कि 1998 से 2013 तक 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया। सरकार इनके सर्कुलर की समीक्षा करेगी, जिनमें सिंधी मुसलमान, नागौरी मुसलमान,
धोबी मुस्लिम, कायम खानी, नगरची दमामी मुस्लिम, राणा मुस्लिम, बारोट मुस्लिम, मदारी, बाजीगर गैर हिंदू, नट गैर हिंदू, मोची गैर हिंदू, लखाड़ा और फकीर शामिल है। मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुस्लिम आरक्षण के रिव्यू को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मंडल कमीशन की सिफारिश में जो रिपोर्ट बनाई गई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशों के पश्चात विभिन्न धर्मों के विभिन्न 3700 से अधिक जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया था, जो पूरे देश भर में अनेक प्रदेशों में लागू है। और मंडल कमीशन की सिफारिश में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया है, जिसमें विभिन्न धर्मों की विभिन्न जातियों का आरक्षण दिया गया था। भजनलाल सरकार के मुस्लिम जातियों के आरक्षण का रिव्यू करने की मंशा को लेकर अब सियासी विवाद तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के कुछ समय बाद विधानसभा का बजट सत्र है। सरकार विधानसभा सत्र से पहले इसे लेकर कोई फैसला करती है तो सदन में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में अभी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।